गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी जिसे पूरे इलाके में सुरेश की चाय की दुकान के नाम से जाना जाता था। मिट्टी की बनी दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने कुछ लकड़ी की बेंचें, जहां रोजाना गांव के लोग अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर बैठा करते थे। ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की खबरों, हंसी मजाक और किस्से कहानियों का अड्डा था, जहां हर शाम ढलते ही अलग ही रौनक लग जाती थी। और आज भी कुछ वैसा ही माहौल था। कुछ ग्रामीण वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कोई खेत की चर्चा कर रहा था, कोई घर की परेशानी बता रहा था, तो कोई बस यूं ही हंसी मजाक में लगा हुआ था। अरे भाई, आज तो दिन भर खेत में काम करके हालत खराब हो गई। ऊपर से ये गर्मी ऐसी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सिर के ऊपर नहीं बल्कि बिल्कुल पास आकर जल रहा हो। और जब काम खत्म करके यहां बैठा हूं तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, वरना घर जाकर भी वही चिंता और थकान घेरे रहती है। अरे तुम अकेले नहीं हो भाई, हम सबकी हालत एक जैसी ही है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन जब यहां आकर बैठते हैं ना, तो लगता है कि जिंदगी में अभी भी कुछ हंसी बाकी है। सही कहा तुमने। यही एक जगह है जहां आकर थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वरना पूरे दिन की भागदौड़ में तो जैसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। और सुरेश की चाय का स्वाद भी कुछ अलग ही है, जैसे थकान को ही दूर कर देती हो। अरे देखो देखो, मास्टर विवेक बाबू आ रहे हैं। आज तो मजा आ जाएगा। काफी दिनों बाद इधर दिखे हैं। चलो इन्हें भी बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, मास्टर जी के आने से तो माहौल ही बदल जाता है। उनकी बातें सुनने में अलग ही मजा आता है। चलो बुलाते हैं। अरे मास्टर जी, आइए आइए, इधर बैठिए हमारे साथ। आज कुछ गपशप हो जाए। आप भी अकेले क्या करेंगे घर पर? यहां बैठकर थोड़ा समय बिताइए। आज सोचा थोड़ा टहल लिया जाए, तो यहां तक चला आया। वैसे भी घर में बैठे बैठे मन ऊब जाता है। यहां आकर तुम लोगों के बीच बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है। मास्टर विवेक बाबू धीरे से आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। सुरेश तुरंत उनके लिए चाय बनाकर लाता है और सब लोग फिर से बातचीत में लग जाते हैं। और मास्टर जी, आप कैसे हैं? सेहत ठीक है ना? आजकल आपको कम ही देखा जाता है। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप कहीं बाहर चले गए। मैं यहीं हूं। बस अब उम्र हो गई है तो ज्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। बस समय काट रहा हूं जैसे तैसे। ये तो अच्छी बात है मास्टर जी कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन सच बताएं तो आपके बिना यहां की महफिल अधूरी लगती है। आपकी बातें और आपके अनुभव सुनने में जो मजा आता है वो किसी और में नहीं। हाँ मास्टर जी, आप तो इतने सालों तक पढ़ाते रहे हैं। आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा होगा। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि आप हमें भी कुछ सुनाएं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। कुछ देर तक यूं ही इधर उधर की बातें होती रहती हैं, लेकिन तभी एक ग्रामीण अचानक कुछ सोचकर मास्टर जी की तरफ देखता है। मास्टर जी, एक बात कहें अगर आपको बुरा ना लगे तो? आप अपने जीवन की कोई कहानी सुनाइए ना। ऐसी कोई बात जो आपने खुद देखी हो या महसूस की हो, जिससे हमें भी कुछ समझने को मिले और समय भी अच्छे से कट जाए। ये सुनते ही मास्टर विवेक बाबू का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक और घबराहट नजर आती है। अरे नहीं भाई, अब क्या कहानी सुनाऊं मैं? जिंदगी तो बस यूं ही बीत गई। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोगों को सुनाऊं? और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी आसान नहीं होता। अरे मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ खास जरूर होता है, और आपकी जिंदगी तो हमसे कहीं ज्यादा अनुभवों से भरी होगी। आप जरूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो हम नहीं जानते। मास्टर विवेक बाबू कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे अंदर ही अंदर किसी पुरानी याद से लड़ रहे हों। फिर धीरे से गहरी सांस लेते हैं और आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते हैं। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था, अविनाश। वो मेरे साथ ही विद्यालय में पढ़ता था।
उसकी शादी को 1 साल हुआ था और उस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। उस दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का समय था। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। कहीं कहीं हल्की पीली रोशनी जल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी सन्नाटे के बीच अविनाश अपने हाथ में एक थैला लिए गांव की तरफ बढ़ रहा था। आज वो अपने ससुराल जा रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पूरे 1 साल बाद मैं फिर से उसी तरह विनीता के सामने जाऊंगा जैसे शादी के दिन गया था। इस बार मैं उसे एक अच्छा सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये साड़ी मैंने बहुत सोच समझकर खरीदी है। उम्मीद है उसे ज़रूर पसंद आएगी। बस किसी तरह समय पर पहुँच जाऊँ तो अच्छा रहेगा। अविनाश सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। हल्की हवा चल रही थी लेकिन गर्मी अब भी बनी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो अपनी चाल तेज कर देता है। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। रात के उस सन्नाटे में फोन की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज लगती है। अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा था और उसका फोन भी आ गया। जरूर पूछ रही होगी कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। चलो बात कर लेता हूँ। कहाँ हो आप अभी तक? आपने कहा था कि जल्दी निकल जाओगे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कब तक आएंगे और मुझे भी चिंता हो रही है। मैं रास्ते में ही हूँ। थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए निकलने में देर हो गई। लेकिन अब मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। आप हमेशा यही कहते हो कि देर नहीं लगेगी, लेकिन हर बार लेट हो जाते हो। आज का दिन खास है, इसलिए मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी आ जाओ। मुझे पता है आज का दिन कितना खास है और मैं इसे भूल ही नहीं सकता। रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। लेकिन ध्यान से आना, रात का समय है। फोन अपने पास रखना और बीच बीच में कॉल करते रहना। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ध्यान से ही आ रहा हूँ। रास्ता मुझे पता है, तुम बस तैयार रहना। दोनों कुछ देर तक बात करते रहते हैं। फिर अचानक विनीता को कुछ याद आता है। अरे सुनो, एक काम करना, रास्ते में भैया की दुकान पड़ेगी, वहाँ से थोड़ी मछली लेते आना। घर में सब लोग हैं तो सोचा अच्छा खाना बनाया जाए। ठीक है, मैं भैया की दुकान से मछली ले लूँगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब मैं वहीं रुककर मछली लेकर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। अविनाश फोन वापस जेब में रखता है और आगे बढ़ने लगता है। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की पीली लाइटों के नीचे धूल उड़ रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अविनाश धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जहां आगे जाकर भैया की दुकान पड़ती थी। कुछ ही देर बाद अविनाश को दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। जैसे जैसे वो पास पहुंचता है उसे साफ दिखने लगता है कि वो एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने एक टेबल रखी थी और उसके ऊपर मछलियों से भरी टोकरी रखी हुई थी। आसपास सन्नाटा था, लेकिन दुकान के पास हल्की सी हलचल थी। अविनाश धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचता है। जैसे ही वो पास आता है, दुकान के अंदर खड़ा एक आदमी उसकी तरफ देखने लगता है। वो था भैया, गांव का मछली बेचने वाला। अरे अविनाश भैया, आप इतने सालों बाद अचानक हमारे गांव आए हैं। मैं तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो समझ गया कि आप ही हैं। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? अरे भैया, कैसे हैं आप? सच कहूं तो मैं भी काफी दिनों बाद इस तरफ आया हूं। काम की वजह से शहर में ही फंसा रहता हूं, लेकिन आज एक खास दिन है, इसलिए सोचा कि गांव होकर जाऊं। आप तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे। हम तो यहीं के यहीं हैं भैया, ना कहीं गए ना कुछ बदला, बस यही दुकान और यही काम। लेकिन आप लोग तो अब शहर वाले हो गए। गांव की याद भी आती है या नहीं? और हाँ, विनीता कैसी है? सब ठीक है भैया, विनीता यहीं गांव में है। मैं उसी के पास जा रहा हूं। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है।
इसलिए सोचा कि आज का दिन उसके साथ बिताऊं। और हाँ, उसी ने कहा कि आपकी दुकान से मछली लेते आना। अच्छा, तो आज सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। समय कितना जल्दी बीत जाता है। अभी तो लगता है जैसे कल ही शादी हुई थी। अच्छा किया जो गांव आ गए। भैया धीरे धीरे टेबल के पास जाते हैं और मछलियों को देखने लगते हैं। फिर एक बड़ी मछली उठाकर अविनाश को दिखाते हैं। भैया धीरे धीरे मछलियों को उलट पुलट कर देखने लगते हैं। उनकी हर हरकत बहुत ही सावधानी से हो रही थी, जैसे वो किसी खास चीज को चुन रहे हों। भैया यही वाली मछली बिल्कुल सही रहेगी। न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, और सबसे खास बात बिल्कुल ताजी है। ठीक है भैया, यही दे दीजिए। और हाँ, थोड़ा साफ करके दे देना ताकि वहां जाकर ज्यादा परेशानी ना हो। भैया मछली को काटने और साफ करने लगते हैं। रात के सन्नाटे में चाकू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अविनाश इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि दुकान के आसपास कुछ अजीब सा है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। भैया मछली पैक करके अविनाश को देते हैं। अविनाश पैसे निकालकर उन्हें देता है। भैया आप इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ा समय निकालकर बैठ भी जाओ, 2 बातें कर लेंगे। मन तो है बैठने का, लेकिन देर हो रही है। विनीता इंतजार कर रही होगी और घर वाले भी, इसलिए सोचा जल्दी से मछली लेकर निकल जाऊं। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन कभी फुर्सत मिले तो जरूर आना। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है। और धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी मछली दे दी। अरे भैया धन्यवाद की क्या बात है, आप अपने ही हैं, बस खुश रहिए। और हाँ, रात का समय है, संभल कर जाइएगा। अविनाश मछली लेकर वहां से निकल जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम दूर जाता है, उसे पीछे से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात अब पूरी तरह अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आसमान में चांद था, लेकिन बादलों की हल्की चादर उसके सामने से बार बार गुजर रही थी, जिससे कभी रोशनी फैलती और कभी सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। गांव की कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। अविनाश अपने हाथ में मछली का थैला लिए धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जिसका कारण वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, वो ठिठक जाता है। दरवाजे के बाहर विनीता और उसके पिताजी खड़े थे। दोनों बार बार रास्ते की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। विनीता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये क्या हो रहा है? विनीता बाहर क्यों खड़ी है? और पिताजी भी उसके साथ? ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यहीं हूं, मैं इनके सामने खड़ा हूं, फिर ये लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे? क्या ये मजाक कर रहे हैं या फिर? अविनाश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बिल्कुल विनीता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन विनीता को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो अपने पिता की तरफ मुड़ती है। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अविनाश कहाँ रह गया। इतना समय हो गया। उसने कहा था कि बस थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। फोन भी नहीं लग रहा। बार बार कॉल कर रही हूँ, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बता रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? बेटी, खुद को संभालो। घबराने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है रास्ते में कोई काम आ गया हो या कहीं रुक गया हो, लेकिन हाँ, इतनी देर होना ठीक नहीं है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर तब भी नहीं आया तो हम खुद जाकर उसे ढूंढेंगे। तुम हिम्मत रखो। अविनाश ये सब सुनकर पूरी तरह टूटने लगता है। वो बार बार अपने हाथों को देखता है और अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करता है। अब अविनाश वहां रुक नहीं पाता। वो घबराकर पीछे हटता है और सड़क की तरफ तेजी से चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं।
लाल कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे अपने ही मुझे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ऐसा कैसे? आखिर मेरे साथ क्या हो गया है? बेटा, हर किसी को हर कोई दिखाई नहीं देता। इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो आम इंसान की नजर से छिपी रहती हैं। मैं वही हूं जो सिर्फ उन्हें देख सकता हूं जो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रह जाते। बाबा, आप पहेलियों में बात मत कीजिए। मुझे साफ साफ बताइए, क्या मैं मर चुका हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं। ये सब कैसे हो सकता है? सच्चाई हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। याद करने की कोशिश करो बेटा, जब तुम इस गांव की तरफ आ रहे थे उस समय रास्ते में क्या हुआ था? कोई घटना, कोई अजनबी, कुछ भी जो तुम्हें अब धुंधला धुंधला याद आ रहा हो। मैं रास्ते से आ रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे। मैंने सोचा गांव के ही होंगे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वही 2 आदमी, वही तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल के गवाह थे। उन्होंने तुम्हारे सिर पर पीछे से जोरदार वार किया। तुम संभल भी नहीं पाए और उसी पल तुम्हारा शरीर खत्म हो गया। नहीं बाबा, ये सच नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकता। मेरे घर वाले, विनीता, वो मेरा इंतजार कर रही है। आज हमारी सालगिरह है। मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब झूठ है। सच्चाई को झुटलाने से सच्चाई बदलती नहीं बेटा। तुम्हारा शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी भटक रही है। बाबा अविनाश को उस जगह की ओर ले जाते हैं जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। कुछ ही देर में वे दोनों उस अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। जैसे ही अविनाश पास जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वहां उसकी अपनी ही लाश पड़ी थी। ये मैं हूं। ये मेरा शरीर है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां खड़ा हूं। फिर ये कौन है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सपना है, कोई बुरा सपना। मैं अभी उठ जाऊंगा। सपने और हकीकत में फर्क समझना जरूरी होता है बेटा। और ये जो तुम देख रहे हो, ये सपना नहीं, यही हकीकत है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे या फिर हमेशा इसी भ्रम में भटकते रहोगे। रात और भी गहरी हो जाती है, हवा और ठंडी हो जाती है। अविनाश अपनी ही लाश के सामने खड़ा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से जूझता रह जाता है।